नमस्कार। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर। बिहार चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हैं और अभी जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आखिरी जो राउंड है, उसमें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन यह है कि इस समय सबसे ज्यादा जो है सुर्खियों में एक मसला, हालांकि एक हत्या का मामला है, लेकिन ये मोकामा से सामने खबर जो आई उसके बाद से, हालांकि राजनीति पर बिहार में मोकामा का जो संघर्ष रहा है वो बहुत पुराना रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कहती है और कोई इसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। क्या बिहार की राजनीति जो है फिर से अगड़ा बना पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी हैं और विशाल तिवारी जी हैं। हिमांशु जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल तिवारी जी भारत एक्सप्रेस में कंसल्टिंग एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। विशाल जी, मतलब मोकामा का जो है बहुत पुराना इतिहास रहा है और इस बार फिर जो है वहां पर वही उसी मोड में जाता दिख रहा है चुनाव। जी। जी विशाल जी, आप अपनी बात रखें। हाँ। जी। जी। और देखिए, जाहिर तौर पे मुकामा पिछले 4 दशक में हम देखें, मैं थोड़ा सा जी तथ्यात्मक रूप से आपका ध्यान जो है आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो जिस मुकामा को हम जानते हैं वो वैसा मुकामा पहले 40 साल पहले नहीं था। 1985 तक यहाँ पर जो आखिरी विधायक जो कांग्रेस के थे, श्याम सुंदर सिंह धीरज, तो वो बड़े एक सम्मानित नेता थे और 85 से 90 के दौर में मंत्री भी वो रहे और भी कई लोग वहाँ से जीतते रहे हैं। मोकामा एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी था एक समय में, जहाँ पर कि कई बड़ी कंपनियां थीं, जैसे कि मैकडॉवेल था, बाटा था। दुर्भाग्य से 90 के दौर में जब से बाहुबली इन सेंस की, जैसे कहावत है ना कि एक समय था कि राजनेता जो है अपराधियों का, बाहुबलियों का सहयोग लेते थे चुनाव जीतने के लिए। फिर एक दौर आया, उन्हें लगा कि हम ही खुद क्यों नहीं नेता बन बन जाएं। और ये प्रयोग जो है 1990 में दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई हैं, उनकी जीत से शुरू हुआ। और उसके बाद से जो 90 से जो सिलसिला जो शुरू हुआ, वो अभी तक जो दो वहां पर दो खेमे जी बन गए। दिलीप सिंह पहले ले जनता दल में थे, फिर लालू यादव, फिर वो बना, फिर उसमें मंत्री भी वो रहे। फिर 90 में सुखभान सिंह वहां से निर्दलीय जीते। फिर उसके बाद से उनके फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ा 2005-10 के बाद से। फिर वो अपना फिर लगातार अनंत सिंह जीतते रहे। तो एक कह सकते हैं कि बाहुबलियों का अखाड़ा जो है, जाहिर तौर पर मुकामा पिछले 40 सालों में बन गया। और इस बार भी आप देखेंगे कि दोनों तरफ से जो दोनों खेमे हैं वो अलग अलग दो बाहुबली, वो चाहे सुलभान सिंह एक तरफ हैं और एक तरफ अनंत सिंह हैं। ये जो है आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। जी, हिमांशु जी, बिहार में हालांकि जाति वाली जो पॉलिटिक्स है वो कोई नई चीज नहीं है। ये आजादी के बाद से, जब से बिहार बना उसके बाद से ही पहले अंग्रेजों ने किया, फिर उसके बाद पार्टियों ने शुरू कर दिया। पार्टी पर्टिकुलर, जो भी पार्टी रही, जिनको भी मौका मिला शुरुआत में, तो जातीय जो समीकरण है उसको साधने के लिए लोग बांटने की कोशिश करते हैं। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो गया, धर्म को लेकर के हो गया। तो बिहार में विकास की बात क्यों मुखरता से नहीं होती? बिहार में रोजगार की बात तो होती है, लेकिन विकास के मुद्दे पर बात नहीं होती कि हम ये कर देंगे, हम पब्लिक को इन चीजों में बेहतर करके देंगे, हम यहाँ पर माहौल बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये जाति में बंद करके कब तक रहेंगे? और उसको बांट करके पॉलिटिक्स जो है
ये बिहार को कहाँ ले जाएगा? देखिए, मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मतलब बिहार की पॉलिटिक्स जब से ख़ास तौर पे यहाँ हम एक जो नए फैक्टर है बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर और जन स्वराज, उसको भूल रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर की जब से एंट्री बिहार में हुई है, उन्होंने बिहार के मुद्दों पे बिहार के चुनाव को केंद्रित कर दिया था। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि बीते कुछ 1 सप्ताह के अंदर जो 2 घटनाएँ बिहार में हुई हैं, एक अनिल कुमार के काफ़िले पे जो पथराव हुआ और फिर ये मोकामा वाली घटना। इन दोनों को आप देखें तो इन दोनों घटनाओं से पहले मुद्दे बिहार में जो थे वो बेरोज़गारी थी। मुद्दा जो बिहार में था वो रोज़गार था और मुद्दा जो बिहार में था वो शिक्षा था, स्वास्थ्य था और तमाम मुद्दे बिहार से जुड़े हुए जो कि मतलब समझा जाए तो पब्लिक की ज़रूरतों से जुड़े हुए मुद्दे थे। लेकिन जैसे ही ये मुद्दे अब ये 2 घटनाएँ जैसे ही हुई हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि ये चुनाव डाइवर्ट कर गया है और ये चुनाव डाइवर्ट कर गया है, इसका कहीं न कहीं मतलब एक देखा जाए तो इससे पब्लिक को अलग नहीं किया जा सकता है। आखिर मतलब फिर से पब्लिक जो अभी तक तमाम बिहार से और अपनी ज़रूरतों से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करते आ रही थी, वो अचानक से फिर से जातिगत द्वेष पे जुट गई मतलब एक गोलबंद होने लगी है। तो मतलब एक तो ये एक इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही मतलब गलत एक फिर से नैरेटिव सेट हो रहा है बिहार चुनाव के लिए। दूसरी बात ये है कि इस नैरेटिव क्या सेट हो रहा है और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे पहले पब्लिक को अपनी ज़रूरत समझनी होगी और पब्लिक अगर आप ये आज तय कर रहे हैं, ये हमारे पक्ष का बाहुबली ज़्यादा बेहतर है उनके पक्ष के बाहुबली से, तो कहीं न कहीं आप फिर मिसगाइड कर रहे हैं, अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह आपकी जातिगत द्वेष हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप वोट दे लेंगे और फिर अगले 5 सालों तक जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो आप उन्हीं बाहुबलियों को कोसेंगे। लेकिन आप ये कभी नहीं गौर करेंगे कि आपने वोट देते वक़्त अपनी ज़रूरतों को ध्यान में न रखते हुए अपनी जातिगत द्वेष को ध्यान में रखा। तो जी। आप बिहार में जी, हमारे साथ जी, जी। जी, आप अपनी बात पूरी करें। बिहार में जो अभी मतलब चुनाव देखा जाए, चाहे पूर्व के भी चुनाव में देखा जाए, यही एक प्रमुख वजह रही है जिसके कारण बाहुबलियों को मतलब एक सिंपैथी अपने जातिगत वोटर्स के द्वारा मिलती रही है। दूसरा देखा जाए कि मतलब इसी कारण ऐसी सब चीज़ों का बोलापन रहा है बिहार में और इन चीज़ों को तवज्जो मिलती रही है। नहीं तो अभी तक देखा जाए तो पिछले 3 सालों में और खासकर पिछले 6-7 महीनों में बिहार चुनाव पूरी तरह बिहार के मुद्दों पे केंद्रित था। एक राहुल गांधी ही थे जिन्होंने वोट चोरी का मुद्दा लाया, बाकी कोई बाहर का मुद्दा खास तौर पे बिहार के चुनाव में अभी तक नहीं आया था। जी जी हिमांशु जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोकामा से उज्जवल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी भी अभी जुड़े थे, हालाँकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन उज्जवल, मोकामा में क्या हालात हैं इस समय, जनता क्या कह रही है? आपको मैं मोकामा का पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। आज मोकामा की चर्चा पूरे देश में हो रही है और मोकामा में चर्चा उसके बाहुबलियों की वजह से हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोकामा आजादी के बाद से कई बड़ी फैक्ट्री, आज बाटा लेदर फैक्ट्री में होकर मोकामा में आया हूं, आज वो फैक्ट्री बंद हो गई है, लेकिन मोकामा की कुल जमा पहचान उसके धीरे धीरे बढ़ते अपराध बाहुबलियों से हो गए थे। और आज जब ये 2-4 दिनों से हम चर्चा में देख रहे हैं, जब दुलार चंद की वहां हत्या हो जाती है, तो वहां का टाल एरिया जो है वो बहुत सुर्खियों में है, चर्चा में आ रहा है। मोकामा में आप यूं समझिए कि मैं पहले आपको एक पूरा घटनाक्रम समझा देता हूं उस दिन का, जो वहां पर जाकर वहां के लोगों ने बताया और वहां पर जो हमने देखा, मतलब जो लोगों से सुना। जिस तारातर गांव की बात हो रही है, वो जहां पर यह घटना स्थल था, घटना स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वो तारातर गांव है और वो गांव दुलारचंद यादव का गांव है। जिस दिन ये घटना हुई है उसी के ठीक 1.5-2 घंटे पहले
अनंत सिंह उस गांव में थे। उस गांव में वहां पर कुछ लोगों के घर में उन्होंने खाना खाया। अनंत सिंह उस गांव से निकल रहे थे और पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका काफिला उस गांव की ओर बढ़ रहा था। बसवानचक एक जगह पड़ती है, गांव है, और दूसरा गांव तारातर है। उसके बीच की ये टाल का एरिया पड़ता है और वहां पर ये पूरी घटना होती है। अनंत सिंह उस गांव से बाहर जा रहे थे और पीयूष प्रियदर्शी का जो काफिला था वो उस गांव में अंदर जा रहा था। उसमें दुलारचंद यादव भी थे और ये तारातर गांव जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो दुलारचंद यादव का गांव है। इसी के बीच एक घटना होती है, सारी चीजें हुई। उसके बाद आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अब तो चूंकि सब पब्लिकली है तो उसमें सबने देखा कि हत्या की उनकी जान जाने की वजह जो है वो गोली लगना नहीं है। जान जाने की जो वजह है वो हार्ट और उनके लंग्स में धारदार नुकीली चीजों से चोट हुई है और उस चोट की वजह से उनकी जान गई है। ये आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। हालांकि अब उसमें चुनाव आयोग ने डीजीपी से उसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी और फिलहाल जहां तक मुझे जानकारी है शायद 2 अधिकारियों को वहां सस्पेंड भी किया जा चुका है। खैर, अब मैं आपको दुलारचंद के बारे में बता देता हूं जो वहां के लोगों ने, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया है कि दुलारचंद उनकी पार्टी का ना सदस्य है, ना जनसुराज से जुड़ा हुआ था, ना ही उनकी पार्टी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता है। दुलारचंद के लिए लोग कहते हैं, आपको दुलारचंद का मोटा मोटा कम समय में एक संक्षिप्त उसका जो हिस्ट्री है वो बता देता हूं। दुलारचंद 80 और 90 के दशक का एक उभरता हुआ जिसके पास उस वक्त में पावर, पैसा, सारी चीजें हुआ करती थी, वो दुलारचंद था। कम्युनिस्ट पार्टी से उस वक्त जुड़ा हुआ था और ये टाल एरिया में कहा जाता है कि वो लाल झंडा लेकर के चलता था। और उस लाल झंडे का मतलब ये होता था कि आप टाल एरिया में आज भी जब जमीन देखेंगे तो अधिकतर वहां भूमिहारों की जमीन है उस टाल एरिया में। तो ये कहा जाता था कि दुलारचंद का ये खौफ था कि वो जहां जाता था उस लाल झंडे को लेकर, जहां उसने गाड़ दिया वो जगह, वो टाल एरिया उसका हो गया। तो एक दस्यु प्रकृति का वो एक बाहुबल उसके पास था उस वक्त में। अति पिछड़ों में उसका अपना दबदबा माना जाता था। 1990 की बात मैं आपको बता रहा हूं। नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार तारातर गांव में एक कार्यक्रम करने पहुंचते हैं और नीतीश कुमार को पता लगता है कि एक दुलारचंद नाम का व्यक्ति है, दुलारचंद के पास वोट बैंक है। नीतीश कुमार दुलारचंद को उस तारातर गांव में कार्यक्रम में अपने मंच पर बुलाते हैं। उस दिन के बाद से दुलारचंद मोकामा की राजनीति में स्थापित होने लगता है। यानी दुलारचंद को एक बड़ा मंच मिल गया और पहचान मिल गई क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ मंच पर खड़ा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी उसने अपना विस्तार किया। उसके बाद लालू यादव के साथ वो आता है। लालू यादव से उसकी जान पहचान होती है। लालू यादव के लिए मदद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुलारचंद का जब लालू यादव के संपर्क में आया, दुलारचंद के पास पटना में फ्लैट हो गया। दुलारचंद के पास उस वक्त कई ऐसी दुकानें वहां मोकामा के आसपास एरिया में हो गई जहां उससे रंगदारी वसूलने का काम करता था। यानी उसके पास पावर और पैसा बढ़ता चला गया। नीतीश कुमार के साथ पहचान मिली और पावर और पैसा फिर लालू यादव के साथ आने से बढ़ा। हालांकि बीच में कुछ वाद विवाद भी हुई लालू यादव से, लेकिन फिर बाद में वो आरजेडी के साथ आ गया और अभी भी कई पिछले टाइम तक आरजेडी से प्रचार करता रहा। अब इस चुनाव का मैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं। अनंत सिंह जो इस बार एनडीए से प्रत्याशी है, वो अनंत सिंह इससे पहले आरजेडी में थे। और जो सूरज भान जिन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है इस बार मोकामा से, वो सूरज भान इससे पहले पशुपति पारस के साथ थे और उस वक्त पशुपति पारस एनडीए की सहयोगी दल था। इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पार्टियां अलग हो गई हैं। एक एनडीए के साथ है और दूसरा आरजेडी के साथ है। अब आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? अनंत सिंह का तो 90 के दशक से दबदबा रहा है, मोकामा तो उसने अपना गढ़ समझ लिया है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप आज सिर्फ मोकामा नहीं, बिहार के चुनाव में टिकट बंटवारों को अगर आप सही से देखेंगे, मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। अगर 90 के दशक का, जिसे लोग बाहुबली बाहुबली कहते थे, जिसका दबदबा था, आप अगर आज वो लिस्ट उठा करके दोनों पार्टियों की देखोगे तो ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं रख रहा हूं कि अगर वो जिंदा है तो उसे टिकट मिली है, उसे नहीं मिली है तो उसके भाई को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, सब चुनाव लड़ रहे हैं। फिर चाहे मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आप आसपास कहीं से बक्सर से घुसते हुए देख लीजिए और पूरे बिहार के कई इलाकों में आप ये पाएंगे, ये दोनों दल उस पर बराबर के हैं। अब मुझे एक चीज और नहीं इसमें हरिशंकर जी समझ में आ रही है। आप जब देखेंगे
अभी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए तो अनंत सिंह ने सबसे पहले मीडिया को बाइट दी। अनंत सिंह ने पूरी बात में क्या कहा कि मेरी लगभग 40 गाड़ियों का काफिला था, 30 गाड़ियां मेरी जा चुकी थी, 10 गाड़ियां पीछे रह गई थी, उनसे लोगों से कुछ झड़प हुई और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम हुआ। मुझे समझ नहीं आता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी वो बाइट सुनी होगी। क्या इलेक्शन कमीशन ये परमिशन देता है एक प्रत्याशी को कि वो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर के चुनाव प्रचार में निकले? और अगर ये बात इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंची कि वो 40 गाड़ियों का काफिला लेकर के अनंत सिंह चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं, सवालिया निशान तो इलेक्शन कमीशन पे भी उठेंगे। सेंट्रल फोर्सेस, मैं जब से बिहार में एंटर किया हूं, मैं जगह जगह देखता हूं सेंट्रल फोर्सेस यहां पर लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेक पोस्ट बने हुए हैं, आपको रुकना होता है, अपनी गाड़ियां चेक करानी होती हैं। अभी तक उज्जवल बिहार उज्जवल में एक चीज एक चीज मैं आपको बीच में और रोकना चाहूंगा। जो वीडियो हम लोगों ने देखा, और संक्षेप में रखिएगा, एक वीडियो जो हमने देखा उसमें दुलार चंद यादव भी पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। और मतलब उस पर भी थोड़ी चीजें बताइएगा, फिर अजीत जी के पास जाऊंगा। बीच में तकनीकी खराबी की वजह से उनसे जुड़ नहीं पाया। जी, मैं बिल्कुल आपको थोड़े में बताता हूं। मेरा बस कहना इतना है कि जब इतना फोर्सेस बिहार में लगा हुआ है, बावजूद उसके आप गाड़ी की डिग्गी खुलती है और उसमें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान रहता है अभी भी, क्योंकि फोर्सेस तो बाहर से आती है लेकिन लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन उसे डील करता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कहाँ किसको कैसे लगाना है। सिर्फ 2 चीजें चेक की जाती हैं, गाड़ी में दारू तो नहीं है, और अगर कोई ट्रक है तो उसमें बालू तो नहीं है। सिर्फ इन 2 चीजों पर चेकिंग बिहार के अंदर अभी चल रही है। अगर दारू और बालू, दारू और बालू इतने बड़े काफिले में हथियार पहुंच जाते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क किस पर बनेगा? चुनाव में तो घर में रखे हुए हथियार भी जमा करा दिए जाते हैं, तो वो हथियार लेकर घूम रहे और इलेक्शन कमीशन और जो चेक पोस्ट बने हुए वो कहाँ, वो क्या काम कर रहे हैं? तो सवालिया निशान उन पर भी खड़े होंगे। अब जो जिस घटना की आप बात कर रहे हो, दुलारचंद का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गंजी पहने हुए हैं और धोती पहने हुए हैं और हाथ में पत्थर हैं, जब मैंने पहली दफा ये वीडियो देखा तो मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि दुलारचंद जो लगभग 75 साल का एक बुजुर्ग कहा जाता है, 75 साल का, इस जज्बे के साथ अगर वो 75 साल की उम्र में है तो आप अंदाजा लगाइए जब वो अपनी जवानी के जोश में रहा होगा दुलारचंद, तो किस तरीके से आपराधिक 1990 के गतिविधियों को दशक। अंजाम देता होगा, किस तरीके से जी, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता होगा। उस पर कई एक्ट लगे हुए, आर्म्स एक्ट, हत्या, मर्डर के कई मुकदमे दुलारचंद पर हैं। अभी जो मैं आज लोकल लोगों की बात बता रहा हूं, जब मैं लोकल के लोगों से पूछा कि वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ कर क्या रहा था, सपोर्ट तो आरजेडी को करता है, लोकल के लोगों का ये कहना था कि ये आप थोड़े से पैसे में दुलारचंद कहीं भी चले जाते हैं, किसी का भी प्रचार किसी के भी साथ हो जाते हैं, उनको पैसा चाहिए, पावर दुलारचंद के पास है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहार के बाहुबलियों के बारे में, बिहार का क्या, कोई भी बाहुबली कैसे बनाते हैं, बाहुबली बनता कैसे है? उज्जवल 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 आपके आपके पास आऊंगा मैं फैक्ट के लिए। मेरे साथ अजीत जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं हो पाई थी, फिर आपके पास आऊंगा दोबारा। अजीत जी, बिहार में आपको नहीं लगता कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है? मतलब जातीय संघर्ष को क्या क्या रूप दिया, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में चल रही है, आपने भी देखा होगा, आप लगातार इस पर नजर भी रखते हैं। तो बिहार में फिर विकास और चीजें डिरेल हो रही है, विकास की बातें कम होने लगी, फिर ये मुद्दा हो गया, फिर जाति की बात हो रही है कि फलाना इस जाति से, फलाना इस जाति से। देखिए हरिशंकर जी, यही इसी प्रयास में लगे हुए थे लोग। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से ही लोग इसी प्रयास में थे कि बिहार का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा कैसे हो, और उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। अभी तुरंत जो है एक मुद्दा अभी हाथ लगा है, अभी हॉट केक बना हुआ है मोकामा, और दुलारचंद और अनंत सिंह का जो मुद्दा है सुरजभान का। हालांकि ये पूरा अभी अनुसंधान का विषय है, पुलिस इस पे अनुसंधान कर रही है, आईओ अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी कल ही जो है इसका पीएम आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें 2 जो बयान आए सोशल मीडिया में, जैसे घटना होती है और तुरंत 2 बयान आते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। पहला, एक जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि दुलारचंद जो है उनकी गाड़ी में थे और दुलारचंद जी को साथ जो है मारपीट होती है, पूरी जो है उनके साथ खींच के उतारा जाता है, उनकी जान चली जाती है। लेकिन
हैरानी की बात है कि पीयूष प्रियदर्शी जी का जो है गले में जो फूल माला जो उनको दिया गया है, जो माला से उनको किया गया है, उनके बाल तक जो है जरा से इधर से उधर अस्त व्यस्त नहीं होते हैं, उनके जरा सा खरोंच तक नहीं आती है, जबकि उनके ही कथनानुसार जो है दुलार चंद जी उसके साथ होते हैं। फिर उनके एक पोते का बयान आता है नीरज कुमार करके कि नहीं दादाजी मेरे साथ थे और उनको जो खींच करके जो है नीचे उतारा गया, पीटा गया, गोली चलाया गया और फिर जो है जो घटनाक्रम हुई। तो एक दूसरे नहीं, से जो बीच है में अजीत जी हाँ, एक चीज और मैं बीच में जोड़ूं। कई सारे चैनल पर हमने भी देखा और कई सोशल मीडिया में भी ये भी कहा जा रहा था कि अनंत सिंह ने गोली मारी। जी। ये भी बात हुई हाँ, उठी थी। कहा नहीं जा लेकिन रहा, ये पोस्टमार्टम एफआईआर में लिखवाया गया है, ये एफआईआर में लेकिन लिखवाया पोस्ट गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ? पोस्टमार्टम में वही बता रहा हूँ कि वो नीचे में एंकल जी। वो में आया है। और अनंत सिंह से जब मीडिया पूछता है तो क्या हुआ, क्या घटना हुआ, आप देखे होंगे, अब देखें वो वीडियो जो वायरल है, उसको पूछता क्या घटना हुआ है, वो तो उसको पता भी नहीं, अनंत सिंह को पता भी नहीं कि दुलार चंद यादव मर गया है, मारा जा चुका है। उस वीडियो में उसको देखा। हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि न दुलार चंद यादव कोई साधु संत थे और महात्मा गांधी थे, न अनंत कुमार सिंह हैं। दोनों की जो छवि है वो आपराधिक पृष्ठभूमि से है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में रिंग मास्टर कोई और है जो खेल कर रहा है। अब ये जांच का विषय है। पुलिस को भावनाओं में और सोशल मीडिया के ट्रायल के दबाव में न आकर के उसके तथ्यात्मक जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक अनुसंधान के उसके तह तक जाए और उसका जांच करें कि ऐसे पूरे प्रदेश में आग लगाने का, खास करके 90 के दशक में लौट जाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है, कौन चाह रहा है कि पूरे प्रांत में जब बिहार जो है एक विकास की राह पर चल पड़ा है, मखाना बोर्ड बन चुका है, बिहार में जो है एक तरफ पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों विकास की बात कर रहा है, एक जो है हर घर में नौकरी की बात कर रहा है, दूसरा जो है हर घर में रोजगार की बात कर रहा है, आजीविका दीदी की बात कर रहा है। और वैसे में कौन है जो बिहार को फिर से 90 की दशक में ले जाना चाह रहा है, फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है इसके बीच में कोई रिंग मास्टर है और ये जांच का विषय है और ये जांच को प्रभावित न करे। लेकिन देखिए आप कल से ही इसको लेकर सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। अभी तक आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अभी एफआईआर भी हुई है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, अभी तक पुलिस जो है उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाई है कि गोली किसने चलाई। और देखिए दुलाल चंद यादव पत्थर चला रहे हैं, उसका वीडियो वायरल है। उसके पहले पीयूष प्रियदर्शी बोल रहे हैं, वो वायरल है। सारा चीज वीडियो दिख रहा है। लेकिन दुलार चंद यादव को मारते हुए या खींच के उतारते हुए या गाड़ी चढ़ाते हुए एक वीडियो नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से ये घटना मुझे लगता है ये पटकथा पर आधारित है और इसके लेखक कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है और जो है एक्टिंग कोई और कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से जातीय ये जांच का हिंसा विषय। में धकेलने का, जातीय हिंसा में धकेलने का ये पूरा प्रयास है और ये पूरे चुनाव को जातीय रंग दे करके अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की साजिश है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे पत्रकारी जीवन का यही अनुभव लग रहा है। क्योंकि हरिशंकर जी मैं बता दूं, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूं। मैं भी आज भले झारखंड अलग हुआ है लेकिन हमारा कल्चर, हमारे यहाँ का वोटिंग स्थिति, हमारे का चुनाव का वही हालत है। तो क्या ये पूरी तरह से एक रिंग मास्टर, चुनाव आयोग को जो है इस पे सख्ती से पेश आनी चाहिए और पुलिस प्रशासन जो है उनको जो है घटना के तह तक जाए, उसकी जांच कर। सबसे पहले जो है ये दोनों के कंट्राडिक्शन जो हो रही है, पीयूष प्रियदर्शी और चंदन, दोनों को आमने सामने बैठा करके या अकेले अकेले बैठा के उसका जो पूछताछ ठीक से होनी चाहिए। और तीसरी अनंत सिंह को भी पूछना चाहिए। और चुनाव आयोग, एक चीज और भी है कि जब चुनाव होती है तो चुनाव आयोग के द्वारा कैंडिडेट के साथ एक व्यक्ति होता है जो पूरा रिकॉर्डिंग भी रखता है कि कहाँ कहाँ इसका दौरा हो रहा है। तो उसका भी उसका फुटेज निकलना चाहिए, सीडीआर निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तब ये घटना के जो है अंतिम तथ्य तक पहुंच पाएंगे। ये पूरी तरह से जातीय रंग में रंगने का प्रयास है। ये मासूम लोग मारे जाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। दुलार चंद मारे गए, उनका परिवार वाले भुगतेंगे, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। कि बाकी सब लोग जो है, हम और आप जो भी हैं डिबेट कर रहे हैं, कल चुनाव खत्म हो जाएगा लेकिन एक परिवार के एक व्यक्ति का हत्या हुआ है, उसको मारा गया है, उसको मारने वाले को पकड़ना चाहिए। यूं किसी पर हवा में उछाल देने से आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। अगर अनंत सिंह ने मारा है तो अनंत सिंह का जो है आरोप पुष्ट होना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आरोप जल्द से जल्द जो है उसको करना चाहिए। घटनाओं के तहत जाना, सोशल मीडिया के ट्रायल के आधार पर
या राजनीतिक दबाव के आधार पर या जातीय जो है दबंगता के आधार पर जो घटना को प्रभावित न किया जाए, मुझे ऐसा जी लगता है। और ये पूरी घटना को जो हिमांशु पलट कर दिया है। हिमांशु कल जी देखे होंगे कोई बोलने से कतरा रहा है। मोकामा की हालत ये आज ये है कि जो मोकामा की धरती जो है औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती थी, जो जिसमें विकास की बात हो रही थी, पूरे बिहार के चुनाव विकास की बात हो रही थी, आज मोकामा के छोड़िए अगल बगल में अंडर करंट चल रहा है। ये ठीक नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है ये। हिमांशु जी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि 1990 के दौर में ले जाने की कोशिश है, और पूरा देश जानता है कि 1990 के दौर में कौन लेके गया बिहार को, और वहां बिहार में 1990 के दौर में क्या था। नहीं, मतलब इसको एक ही बार 1990 के दौर में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो दौर एक ही बार सबसे विभत्स दौर रहा है और सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो जहां अपराधियों का उसके बाद से वर्चस्व रहा है, तो इसलिए जैसे ही कोई आपराधिक घटना होती है तो सीधे हम उसी दौर का जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसी दौर में जा रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये जो घटना है, ये मतलब अभी जो है वो जातिगत द्वेष को हावी कर रही है इस चुनाव में। जी विशाल जी, बिहार में जातीय संघर्ष, उसके बाद जाति के बीच में भेदभाव करने की कोशिश, ये पुराना बहुत लंबा इतिहास रहा। लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव में इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए क्या होता है कि मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जाति भारत के समाज की सच्चाई है, लेकिन दुर्भाग्य से खासकर बिहार में जो एक बीते 4-5 दशक में, मतलब नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद से, जब से नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ तब, और फिर बाद में अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण, है ना, इस समीकरणों के आधार पर राजनीति होने लगी और राजनीतिक दलों के लिए बड़ा ये कंफर्टेबल होता है, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए कि अभी बिहार में, जैसे कि अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि कहाँ पर विकास और नौकरी की हम लोग बात कर रहे थे अभी इस घटना के बाद, पहले जो दुलाचंद यादव की जो हत्या हुई मोकामा में, तो लेकिन अब देखिए कहाँ से चीजें शिफ्ट हो गई। अब उसके पीछे की एक जो मेरी समझ है कि जिस अनंत सिंह जिस बिरादरी से आते हैं, तो अभी तक क्या है कि बिहार में राजनीति दो ध्रुवों की राजनीति रही है। मतलब पिछले कुछ खासकर 2.5-3 दशक की हम बात करें, भूमिहार और यादव दोनों दो साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली राजनीति रही है, उसमें कहीं हर कोई जानता है। लेकिन आप गौर करेंगे इस चुनाव में जो तेजस्वी जो लगातार A to Z की बात कर रहे थे, और इस बार इन्होंने कुछ भूमिहारों को टिकट भी दिया। मुझे लगता है कि 6-7 इस टाइप से 8, और गठबंधन ने करीब 20 टिकट बांटे हैं। तो एक जो ध्रुवीकरण जो था वो मुझे लगता है कि ढीला हुआ। अगर आप ये बड़ा एक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, तो मुझे लगता है कि ये जो एक शिफ्ट हुआ, तो जाहिर तौर पे किसी ना किसी को तो ये समस्या हो रही है इसमें। जो एक अभी तक हम मान के चलते थे कि भाई ये हमारा जाति का वोटर है तो ये हमारे साथ ही रहेगा, तो इस पूरे डायमेंशन में एक ये भी एंगल है जो कि छूट रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि अभी तक, अब जहां तक जातिगत ध्रुवीकरण या इसकी बात है, अभी तक देखिए सोशल मीडिया पर तो जाहिर तौर पे चीजें, अगर सोशल मीडिया को पैमाना बनाएंगे तो हमें लगेगा कि ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है या करने का प्रयास है लगातार दोनों ओर से, जो कहा सुनी और तमाम कुछ समझदार आवाजें भी हैं जो इस बीच में अपनी बातों को रख रही हैं कि नहीं भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, मतलब जांच होनी चाहिए जो भी तमाम एविडेंस आए हैं और चीजें। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ग्राउंड पे जो लोग हैं, हो सकता है कुछ क्षेत्र में कि अगर जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो भी जातियां जिस समूह के साथ हैं, जिस गठबंधन के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंट उस क्षेत्र में उभरे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद, चूंकि तेजस्वी का रिएक्शन आप देखेंगे तो आरजेडी ने इस पर बहुत कोई एग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया। अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी ने आरजेडी बहुत एग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया। अगर वो एग्रेसिव स्टैंड लेते लगातार, जिस तरीके से आप देखेंगे बड़ा पोलाइट और
तेजस्वी ने बहुत ही नपातुला बयान जिस हिसाब से दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद थोड़ा बहुत उसका असर हो, मतलब खासकर उस क्षेत्र में हो सकता है कि शायद प्रत्युष प्रियदर्शी की हम बात करें तो शायद एक तबका उनको कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करे, है ना। अब चुनाव के बाद अब देखते हैं कि हो सकता है कि शायद चुनाव से वोटिंग से जी पहले ही पुलिस कुछ खुलासा कर दे। जी तो मुझे बहुत ऐसा उसका कोई बहुत फर्क नहीं, हाँ आरजेडी अगर इंटरवीन करती या तेजस्वी एक एग्रेसिव उस पे स्टैंड लेते तो शायद इसके फर्क पड़ता। जी उज्जवल, आप अपनी बात पूरी करिए। आपको मैंने बीच में रोका था, अजीत बीच में जी बीच में आ गए थे, हमारे साथ जुड़ गए थे, तो उनको उनकी वजह से उन्होंने अपनी बात रख ली। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको यही मोकामा का जो घटनाक्रम था पूरा वो बता रहा था, लेकिन मुझे जो अब तक मोकामा में लग रहा है वो आप खूंटे से बंधी हुई बिहार के अंदर जाति का समीकरण है। आप इस चीज को चाहे इस दशक में भी आप पिछले दशकों से चुनाव को कंपेयर करिए और अब आकर के 2025 पे चुनाव को कंपेयर करिए। अभी अजीत भाई बता रहे थे कि एक तरफ रोजगार, हर घर रोजगार देने की बात हो रही है, एक तरफ 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही है, सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर बात जातिगत समीकरण पे आकर ही टिकेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस दिन वोट देने वोटर घर से निकलता है, बिहार के अंदर मेंटेलिटी पूरी उसी शिफ्ट में जाती है कि अगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अगर बिहार में यादव है तो आप मोटा माटी समझ सकते हैं कहां जाएगा। बिहार के अंदर मुस्लिम है, आप मोटा माटी समझ सकते हैं वो वोट किधर जाएगा। भूमिहार है, मोटा माटी समझ सकते हैं वो वोट किधर जाएगा। और ये मैं हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं, ये आज भी आप जब बिहार के गांवों में जाएंगे, हकीकत यही है, सच्चाई यही है। और बात जब आप वोट पड़ता है, जब बटन दबाने जाता है, तो वो इसी मेंटालिटी के साथ और वो जात को देख करके जाता है। हाँ, एक मैं बात आपको जरूर कहूंगा, बिहार में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो इम्पैक्ट कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। कल मैं पटना स्टेशन पर भी था, कई लोगों से बातचीत हो रही थी, कुल जमा अलग अलग गांवों से लोगों से बातचीत होती रहती है, शहरों से होती रहती है। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा, बहुत से ऐसे लोग, महिलाएं खासतौर में उनमें हैं, जिन्हें कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ ये कहती हैं कि हम मोदी योगी के साथ हैं। मोदी, और यहां पर तो हम जानते हैं योगी को जोगी जोगी कहते हैं, मोदी जोगी के साथ है, मोदी जोगी के साथ है। अब मोदी जोगी, उन्हें नहीं पता योगी आकर के बिहार में क्या करेंगे, उन्हें कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो मोदी और योगी एक फैक्टर ऐसा बन गया है। ये फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, ये फायदा एनडीए को पहुंचेगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार एनडीए कैसे फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां ऐसी ऐसी जगहों पर लगाई जा रही हैं जिससे आसपास के पूरे समीकरण सेट हो जाएं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ रहते हैं। तो ये बड़ा चेहरा फैक्टर है, लेकिन जातिगत फैक्टर सबसे बड़ा है। और ये सिर्फ मोकामा की बात नहीं, ये हर तरह की है। और बाहुबलियों की जिनकी मैं बात कर रहा था, बाहुबली कैसे बनते हैं? बाहुबली ऐसे बनते हैं कि जैसे अनंत सिंह का, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप कभी भी अनंत सिंह के पास जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे, एक तो आपको कभी भी बिना खाना खाए, बिना चाय पिए भेजेंगे नहीं। खुद बोलेंगे, आप गाड़ी से जा रहे हो, बीच से दूर से पहचान ले तो गाड़ी रोक करके और बोल करके। अभी भी इस चुनाव के टाइम तो खैर अधिकतर नेताओं के यहाँ होता है, लेकिन अभी भी उनके यहाँ पूरा पंडाल लग करके पूरा लंगर चलता है और हर टाइम खाना पीना चलता रहता है। कोई भी अपनी फरियाद लेकर के अनंत सिंह के पास जाता है, तो अनंत सिंह के पास जब वो फरियाद लेकर के जाता है, तो अनंत सिंह उससे पहले चाय पानी का पूछते हैं, फिर उससे खाना पानी पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसे अटका। फिर वो ये भी कहते हैं मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे इतना पता नहीं है, ये मुझे बताओ, ये तुम्हारा काम किसे कहने से हो जाएगा? उसने कहा फला फला अधिकारी को आप बोल दो तो हो जाएगा, फला फला अधिकारी को डायरेक्ट फोन लगवा देंगे। पूरे बिहार में एमएलए होंगे, विधायक होंगे, लेकिन मोकामा में विधायक जी हैं, मोकामा में छोटे सरकार हैं, और सीधे कहेगा विधायक जी का फोन है, विधायक जी ने बोल दिया भैया ये काम अभी तक क्यों नहीं कराया, और इसको करवा दो, और इनका काम करवाने के बाद मुझे सूचित कर देना, बताना इसमें क्या है। खुश हो गया आदमी, उतने से चला गया। अब होता क्या है, जब आपको और उसे 2-4-5 हजार रुपए देकर के वहां से विदा कर दिया आपने, होता क्या है, जनता उसे तो मसीहा समझने लगती है उस नेता को। उसे क्या पता कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या पैसा है, कोई मतलब नहीं। जनता ने मसीहा समझ लिया, अब उनके पास समर्थन आ गया, जन समर्थन आ गया, तो फिर प्रशासन भी उनका जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसे धीरे धीरे बाहुबली डेवलप हो जाते हैं, रॉबिन हुड वाली छवि लेकर के आते हैं। पप्पू यादव देखिए ना, खुले आप हाथ में 500 की गड्डियां लेकर के नोट बांटते नजर आते हैं,
लोग खुश हैं, भीड़ लगती है, लाइन लगती है 500-500 के नोट लेने के लिए। आज आप पूर्णिया जाएंगे तो पप्पू यादव के लिए लोग बहुत उनकी तारीफ करते हैं। पप्पू यादव तो वहां के लिए रॉबिन हुड हो गए। पप्पू यादव ये पैसा लेकर के कहां से आते हैं, कहां से उनके पास पैसा आ रहा है, कहां से फंड आ रहा है, इससे मतलब ही नहीं है लोगों को। पैसा दे रहे हैं इसलिए वे खुश हैं। ये चीजें धीरे धीरे बाहुबली बनाती हैं, रॉबिन हुड वाली छवि बनाती हैं, और यहीं से बाहुबली और ये सब कहना डेवलप हो जाता है। और इसीलिए बिहार में आप देखिए, बिहार छोड़िए, मोकामा में देखिए, छोटे सरकार कह करके खुद अनंत सिंह को भी बहुत खुशी होती है और लोग भी छोटी सरकार कहते हैं। ये ट्रेंड मुझे लगता है बदलना चाहिए, लेकिन वक्त लगेगा अभी भी बिहार में जब आप घूमोगे। लेकिन हालांकि बदल अब जल्दी जाएगा, डिजिटल लोग हो रहे हैं, नए युवा फोन देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो ये बदलाव होगा। और मजबूर कर दिया है इन युवाओं ने सरकार को भी। इस बार आप मैनिफेस्टो सबके देखिए ना, जो घोषणा पत्र आए हैं सबके देखिए, सबको विकास, रोजगार और इन सब की बातें करनी पड़ रही हैं। क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि युवाओं ने मजबूर कर दिया है। वो पूछ रहे हैं करोगे क्या, कैंडिडेट जा रहे हैं तो युवा खड़े होकर के पूछ लेते हैं हमारे लिए किया क्या, रोड कब बनवाओगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये बातें अब होने लगी हैं, युवा जागरूक हो गया है। उज्जवल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी को बहुत कम समय दे पाया था, वो देर से जुड़े भी थे हमारे साथ। अजीत जी, वो जेन जी वाला मामला तो हमको अभी हाल फिलहाल का ही है। और इस बार जो है जेन जी जो है, युवा जो है वहां पर जो कम उम्र के हैं बच्चे, जो वोटर बने हैं इसी बार, चाहे पिछले साल बने, तो उनकी मतलब बहुत चाहत है और बहुत उम्मीद है सरकार से। और सरकार को कहीं ना कहीं चीजें करनी पड़ेगी, सरकार को बदलना होगा, नहीं तो ये लोग तो सरकार बदल देते हैं बहुत जगह पे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है नई सरकार के लिए बहुत चुनौती है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा विकास की संभावना को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस बार भी? विकास तो हुआ है, विकास बिना किए हुए कोई भी सरकार हो, जो मतलब वर्तमान सरकार रिपीट अगर होती है तो कोई भी विकास जो किया है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, या विपक्ष में जो है वो आएंगे तो उनको भी विकास को लेके चलना पड़ेगा। अब वो जो है अजीत जी, बिहार, हाँ बिहार में आप सही कह रहे हैं, विकास तो हुआ है, ये तो हम भी देख के आए हैं और हमेशा जाना होता है वहां पे। सड़क और पानी बिजली का बहुत मुश्किल नहीं है वहां पे, ये सारी चीजें काम हुआ है। लेकिन रोजगार पर काम करना पड़ेगा। हालांकि सभी पार्टियों ने बम्पर रोजगार का वादा किया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो वहां पर रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मतलब फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनी को बुलाने के लिए वैसा आपको माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा गुजरात में हुआ, जैसा पंजाब में हुआ, जैसा साउथ के बहुत सारे स्टेट में वैसी चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद हो चाहे कर्नाटक हो, वैसी चीजें बिहार में लानी पड़ेगी। देखिए, बिहार का और दक्षिण के राज्यों का जो है ना भौगोलिक संरचना और ये बिल्कुल अलग है, आप इस चीज को मानिए। दक्षिण के राज्य का जो है पूरा समुद्री एरिया से बिलोंग करता है। बिहार जो है, बिहार आधा जो है, जब भी आधा तो बिहार जो है हमेशा आपदा में ही रहता है, कभी बाढ़ का तो कभी सुखाड़ का। बिहार की भौगोलिक संरचना अलग है, तो बिहार की भौगोलिक संरचना के अनुरूप वहाँ पे कारखाना, इंडस्ट्री जो है लगाने पड़े। आजादी के बाद जो है जब सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई राज्य था वो बिहार था, संयुक्त बिहार था, और सबसे ज्यादा उद्योग कारखाने भी वहीं पे थे। आप देखिए कि टाटा स्टील फैक्ट्री थी, सारे ये सिंदरी देखिए आप, है ना। उसके बाद एचईसी रांची में हुआ, बाकी से बहुत सारा, बरौनी रिफाइनरी थी। तो अभी क्या है कि जो चीजें पहले से थी उसको पुनः जो है चालू करके उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो यूथ जो जेन जी है, जेन जी के अनुरूप जो है टेक्नोलॉजी आधारित जो है, अगर इस पे रोजगार देने की बात होगी, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा इस पे। चूंकि इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती नहीं है, हाँ थोड़े खर्चे ज्यादा हैं। तो किसी भी सरकार को थोड़ा अपने युवाओं को अपने तो राज्य के लिए तो करना ही चाहिए। और दूसरा जो आपने बात कहा अपने की सरकार बदल देती है जेन जी, तो अन्य देश के तुलना में भारत का जेन जी तो विकास की ओर उन्मुख होता है। अभी गत महीने में ही आपने देखा भारत के नहीं, हमने अजीत जी, मेरे कहने का मतलब वो तरीका नहीं था। सरकार बदलने का मतलब है मतदान में सभी के पास वोट राइट होता है, हमने उस राइट की बात की है। हम उस चीज को कभी सपोर्ट और
मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र जो है इतना मजबूत है कि वैसी चीजों चुनाव को। में सितंबर में हुआ था, जैन जी ने दिखा दिया किसके साथ। हम्म। तो इसलिए जैन जी और हाँ भारत हाँ, का लोकतंत्र बिल्कुल। बहुत मजबूत है और बहुत परिपक्व है। उसको पता हम्म। है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और विकास को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आए। हम्म। और उसको अपनी आधारभूत संरचना जो है तैयार करनी होगी और इसके रोड मैप के अनुसार काम करना होगा। अब ये जातिगत जी जो जी है गुब्बारा से काम चलने वाला नहीं है, और दो चार शेरो जी शायरी मंच से कर देने से और सीटी बजा देने से काम नहीं चलना पड़ेगा, काम नहीं चलना, उससे कुछ जी नहीं जी। होगा लोग, क्योंकि सबसे पहले पेट चाहिए। विशाल विशाल जी, जी। बिहार चुनाव को लेकर के चलते चलते आप संक्षेप में कुछ बताइए। मतलब अ, अभी जो समीकरण आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बहुत सारी चीजें हर दिन बदल रही हैं, हर दिन एक मतलब चीजों पे चर्चा करते हैं, और इस समय चुनाव को आप कहाँ देखते हैं? बहुत संक्षेप में रखिए। देखिए, जितनी अभी तक जितने लोगों को आदमी समझ रहा है, सुन रहा है, तो उसमें एक चीज मार्क करने वाली है। मार्क करने वाली चीज ये है कि हर जगह पे देखिए, एक कोई मतलब एक राज्य स्तर पे कोई एक इशू नहीं बना है ना, कोई एक मुद्दा नहीं है। तो जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि हर जगह पे स्थानीय समीकरण के हिसाब से चीजें जो हैं वो काम करती हैं। तो क्या है कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें ये बहुत जो स्थानीय समीकरण है, मतलब प्रयास हुआ, जैसे कि अभी जी आपने हम जो जिस चीज पे डिबेट की शुरुआत की कि अगला बनाम पिछड़ा, मुझे लगता है कि अब जी बिहार चीजें हैं, थोड़ा बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार 90 के दशक से आगे निकल चुका है ना। और जी खासकर नीतीश जी कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, अगर एक पैरेलल आप जी देखें। हाँ, वो कुछ और हो कि भाई अंडर करेंट या प्रशांत किशोर का जो एक फैक्टर है कि भाई कुछ जगहों पर 8,000 10,000 इस टाइप से अगर वोट वो लाने में सफल रहते हैं तो दोनों पक्षों को उसका नुकसान होगा। अब वो नुकसान किस जी हद तक किसको ज्यादा होगा और किसको कम होगा, उसी पर सरकार बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जी बात जी। जो मेरी से समझ में है कि स्थानीय कारक जो है वो हर जगह पर हावी हैं। स्थानीय मुद्दे आपके मुताबिक। हिमांशु जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में, इस समय चुनाव जो है, अब गिनती के दिन बचे बचे हैं मतदान के लिए, तो आप कहाँ पर देखते हैं चुनाव को इस समय? संक्षेप में रखिए। देखिए, एक बात समझनी होगी कि बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी के लिए सबसे माइनस पॉइंट जो है वो ये है कि बीजेपी के साथ जो मोदी मैजिक वाली चीजें थी वो अब गए दिनों की बात हो चुकी है। तो वो सेंटिमेंट अब लोगों के साथ नहीं रहा कि मोदी जी आएंगे, भारी भीड़ जुटेगी, माहौल बनेगा और वोट ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है अब। और आप, एक मैं बता देता हूँ, एक बीजेपी के बड़े नेता से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव में से एक होने वाला है। और उन्होंने इसका कारण ये बताया कि 18 से लेकर 25 साल तक के जो वोटर थे वो बीजेपी को छोड़ के नई जो उनको उम्मीद दिख रही है उस ओर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंज बीजेपी के लिए यही आ रही है कि उनके जो वोटर्स हैं और खास तौर के जो युवा वर्ग है वो उनसे दूर जा रहा है। जी और वो कहाँ जा रहा है? तो वो उसको जहां उम्मीद दिख रही है, जहां रोजगार दिख रहा है, जहां उनको अपना अपने लिए जगह दिख रही है, वहां जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इस बार का जो चुनाव होगा, और जी अभी तो मतलब माहौल इन दो घटनाओं के कारण बदला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले एक आध दिन में फिर ये माहौल स्विच कर सकता है। और मतलब इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी वो स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। जी। ये अच्छी अच्छी बात भी है। विधानसभा चुनाव में कम से कम, जैसे नगर निगम है तो वो अलग मसला है, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे अगर हावी हैं तो ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि स्थानीय लोगों की बात हो रही है। कुछ उस तरीके का मामला नहीं है जो केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, लोकल अलग होते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हिमांशु जी, अजीत जी, विशाल जी और उज्जवल जी, आप सभी का धन्यवाद। फिलहाल इस चुनावी चर्चा में इतना ही। अगले दिन हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।